नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है, मेरे साथ फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है अर्थात संडे का हमारा स्पेशल इकोनॉमिक बुलेटिन। अंशुमान जी लिखते हैं, अर्थात उस पर हम बातचीत करते हैं। अंशुमान जी कैसे हैं, क्या है हालचाल? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सिद्धांत। बहुत सारी चीजें पूरे सप्ताह भर चलती रहती हैं और उसमें सप्ताह के अंत में हमारी और आपकी कोशिश ये होती है कि हम आपको कुछ ऐसा दे सकें जो थोड़ा दूरगामी हो, थोड़ा लंबे दौर तक जाने वाला हो और बहुत सारे उन सवालों के जवाब देता हो जो हमारे दिमाग में घुमड़ रहे हैं। या जैसा आज का एपिसोड है वो डिस्कशन करते हैं जिस पर आप लोग बहुत दिनों से बोलते रहते हैं बहुत दिनों कि से बोलते रहते हैं और बहुत सारे लोग इसमें सवाल पूछते रहते हैं। हाँ, कि हमने समझा कि इसको किया जाए एक एपिसोड में। तो वो एपिसोड क्या है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो अर्थात का पिछला अंक था आप उसको देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा हो आपने अभी तक। तो वो सेविंग्स पे है। आपकी सेविंग्स पर कैसे बट्टा लगा हुआ है, वो कैसे खतरे में है, बैंकों में रखा पैसा, बैंकों में रखे पैसे को लेकर आपको क्यों सावधान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, सारी बातें हैं, वो पिछले एपिसोड में हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं अंशुमान जी? नहीं, महत्वपूर्ण है कि उसके बाद बहुत सारे लोगों के सवाल आए मेरे पास। हाँ। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए, बहुत सारे लोगों ने जानने की कोशिश की कि इसलिए भी ज़रूरी है कि वो बचतों के बारे में, हमारे बचतों का भविष्य क्या है, उसे आप देखें और जिन स्रोतों में आप बचत कर रहे हैं, वहाँ से जानने की भी कोशिश करें अपने अपने तरफ से। क्योंकि अब जिस परिस्थिति में हम हैं, वहाँ पर कमाई से ज़्यादा बचतों की चिंता करना ज़रूरी है। हाँ, जाहिर सी बात है। तो वो एपिसोड आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातचीत है, सवाल हैं कुछ एपिसोड से निकले हुए, उस पर बातचीत करेंगे आखिर में। और आगे अंशुमान जी, इंडिया टुडे हिंदी का अंक क्या है इस बार? सिद्धांत, इस बार का अंक ओलंपिक का विशेष अंक है। ओलंपिक हमारे सामने है और ओलंपिक में भारत की संभावनाएं पिछले कई ओलंपिकों की तुलना में इस बार काफी बेहतर हैं। भारत के पास कई अलग अलग फील्ड्स में अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग वाले वाले प्लेयर हैं, चाहे वो रेसलिंग हो या वो शूटिंग हो या वो इवन फेंसिंग हो। तो हाँ, इस बार का पूरा अंक जो उम्मीद और आशा ओलंपिक में भारत के एथलीट्स से है और उसके साथ ओलंपिक जिस पूरे माहौल में हो रहा है कोविड के बीच, उसमें एक उम्मीद की किरण है कि भारत शायद अपना प्रदर्शन पिछले ओलंपिक की तुलना में बेहतर कर पाएगा। तो इस बार का पूरा अंक उस पर केंद्रित है और आपको कई दिलचस्प प्रोबेबल्स की या ओलंपिक में चौंकाने वाले अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाने वाले भारतीय एथलीट्स की प्रोफाइल्स भी जानने को मिलेंगी। बढ़िया। और इसके साथ कैबिनेट के रिशफल के ऊपर हम एक इनसाइड स्टोरी भी है कि कैबिनेट में कैसे बदला हुआ और क्या हुआ। उसको तो एकदम आखिरी समय पे तैयार किया गया होगा अंशुमान जी, एकदम हाँ जल्दी जी, जल्दी अभी में भी समय। अभी अभी हाँ बिल्कुल आखिरी समय तक उसको बनाया गया। और वो जैसा प्रिंट में होता है, अखबारों में होता है, चुनाव का रिजल्ट देर तक अटक जाता है तो एक आदमी तैयार रहता है कि पेज तोड़ना है उसको रिजल्ट आते ही हाँ रात तक। तो वो पीडीएफ भंग किया जाता है, फिर से एक नया पीडीएफ जनरेट होता है सब कुछ जी। का। अर्थात पर चलते हैं। शीर्षक है, कहीं ये वो तो नहीं। इस शीर्षक से कुछ एक बहुत गाने भी बहुत मशहूर हैं। और इस बार का अंक जो है वो है क्रिप्टो पे, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है क्या, उसको लेकर एक दुनिया भर में एक जुनून है। मतलब आप अगर खर्चा पानी देखते होंगे हमारा शो, उसका कमेंट सेक्शन देखिए, जिस जिस दिन आप क्रिप्टो पर डिस्कशन करिए तो उसे कमेंट सेक्शन में आपको एक कमेंट अंशुमा जी जरूर मिलेगा। उसमें कमेंट में ये होता है कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, क्रिप्टो तो दुनिया बदल देगा। मतलब एक रेज है उसमें, एक जुनून है। क्रिप्टो के निवेशक एक अलग किस्म का उनके अंदर उत्साह है कि साहब ये दुनिया की एक पैरेलल इकोनॉमी है, इसमें इन्वेस्ट किया तो इसमें वो है ना कि लाइव हो गई झिंगा लाला टाइप का कुछ है ना। तो वो उस तरीके का एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है। और वो सारा का सारा मुझे कभी कभी वो फेज याद आता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग की के जो वो होते थे आपके, क्या कहते हैं कि अधिवेशन होते थे, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग का एक बंदा आके एक टी शर्ट बना कहता था कि पैसा लगाइए 5.5, अपने नीचे 2 बनाइए, अपने नीचे 4 रखिए, 2 के नीचे 6 रखिए। और मेरे दोस्त के पास, उसके पास एक गाड़ी हो गई, उसके पास कार खड़ी हो गई। तो क्रिप्टो के निवेशक जो हैं या क्रिप्टो के साथ आसपास डील करने वाले अजीब से उत्साह से भरे हुए हैं। और बहुत सारी क्रिप्टो फर्म्स जो हैं, मुझे लगता है बार बार मैं हो सकता गलत हूं, उस उत्साह को भुना रही हैं। अंशुमान जी।
हाँ, संत कहीं ये वो तो नहीं। हाँ, इसका इसका शीर्षक इसलिए रखा गया कि जिस उत्साह की आप बात कर रहे हैं वो उत्साह ही नहीं है, उसमें बहुत सारे जोखिम और खतरे भी हैं। और उत्साह इस स्तर तक है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें वित्तीय बाजारों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, उन्हें इसमें शक किया जा रहा है, उन्हें इससे जोड़ा जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उनमें जोड़े जा रहे हैं। आप जो सवाल हम जिनसे जूझ रहे हैं है क्रिप्टो इंथुजियास्ट और क्रिप्टो के पूरे कारोबार में बहुत तेजी से लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों का तो हमें नहीं पता कि वो किस लिए और क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जिन सवालों से दुनिया के रेगुलेटर, दुनिया के निवेशक और वित्तीय बाजारों को समझने वाले लोग जूझ रहे हैं, उन पर हमने जानबूझकर इस सप्ताह ये चर्चा रखने की कोशिश की, ताकि कम से कम हमारे आपके जहन से क्रिप्टो से जुड़े हुए जो भी सवाल है ना है और जो धुंध है, जो जाल है, वो साफ हो जाए। फिर उसके बाद फैसला अलग होगा। और अभी चूंकि रेगुलेटर्स के दिमाग में ही बहुत सारी चीजें क्लैरिटी में नहीं है, कानून में नहीं, तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो पहली चीज तो कि जो पैरेलल है वो हमेशा साफ सुथरा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि जो पैरेलल है या बड़ा है वो हमेशा अच्छा हो। पर इसकी शुरुआत हम एक किस्से से कर रहे हैं, दिलचस्प किस्से से। बहुत सारे क्रिप्टो वालों से, चूंकि आपने कहा कि क्रिप्टो में जुनून रखने वाले लोग भी हैं और क्रिप्टो में बहुत सारे गंवा रहे लोग भी अब इस समय मौजूद हैं, जिनकी तकलीफें भी हमारे पास तक कान तक आती हैं, लोग बताते हैं। हम ये किस्सा एक काल्पनिक किस्सा है, पर इसके पीछे भी एक किस्सा है। एक लड़ाकू पायलट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसका नाम था यूसेरियन। यूसेरियन युद्ध में जाने से डरना चाहता था, तो उसने डॉक्टर के पास एक एप्लीकेशन देके खुद को पागल करार दे दिया। उसने कहा कि मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हूं और इसलिए मैं युद्ध कॉम्बैट पायलट या फाइटर पायलट नहीं हो सकता, इसलिए मैं जहाज नहीं उड़ाना चाहता हूं। डॉक्टर ने कहा कि जो पागल नहीं है वो पागल हो ही नहीं सकता, युद्ध से भागना चाहता है। एक्चुअली युद्ध करने के लिए तो पागल होना जरूरी है। तो इस शर्त पर यूसेरियन को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती युद्ध से, कि उसने अपने आप को पागल घोषित कर दिया है। अब यूसेरियन की दुविधा यह थी कि अगर उसे खुद को पागल साबित करना था तो उसे जहाज उड़ा के बम गिराने थे, और अगर ऐसा ही करना था तो उसे खुद को पागल घोषित करने से कोई फायदा होने वाला नहीं था। ये यूसेरियन जो है वो जोसेफ हेलर का उपन्यास है कैच 22, उसका पात्र है। मशहूर उपन्यास है जोसेफ हेलर का कैच 22, और वहीं से ये कैच 22 का मुहावरा निकल कर आया है, जिसे हम अपने सामान्य जीवन में बड़े पैमाने पर उस अंतर्विरोध को, उस असंगति को, उस असमंजस को बताने के लिए कहते हैं कि हम कैच 22 में हैं। यानी दोनों परिस्थितियों में आपके पास कोई निस्तारण नहीं होता है। यूसेरियन इधर भी पागल हो रहा था और उधर भी पागल साबित हो रहा था, ये स्थिति थी। हो यह रहा है सिद्धांत की क्रिप्टो करेंसी में आप फंसे हुए लाखों निवेशक एक तरह से यूसेरियन हो गए हैं। बिल्कुल यूसेरियन वाली स्थिति में उनका है। बाजार में एक साल में 600% की बढ़त हो गई। करीब 5.6 अरब डॉलर कॉइन शेयर का आंकड़ा है 5.6 अरब डॉलर लग चुके हैं दुनिया के क्रिप्टो करेंसी बाजार में। इस जून में करीब दुनिया का कारोबार $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था। यानी 5.6 अरब डॉलर का निवेश हुआ, और कैपिटलाइजेशन मिला लें, कारोबार मिला लें तो वो $2 ट्रिलियन तक हो गया। लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में किसी को यह नहीं पता है कि वो जो खरीद रहे हैं या वो जो बेच रहे हैं वो दरअसल है क्या। वो कमोडिटी है, वो करेंसी है, वो सिक्योरिटी है, या वो एक पेमेंट सिस्टम है। वो आखिर किस चीज का ट्रेड कर रहे हैं, किस चीज का कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच में ये जो पूरा अंधेरा है नियमों का, इस बीच में बिचौलिए आ गए, दुनिया भर में बड़े एक्सचेंज आ गए और उनमें बहुत ताकत है। एक्सचेंजेस ने काफी ताकत जुटा ली। हुआ ये कि फिर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा मंडराने लगा। जब मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा मंडाया, दुनिया की एजेंसियों ने, जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, जो दुनिया भर के देशों को कहां मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इसके बारे में जानकारी देती हैं, जब उन्होंने चेतावनियां देनी शुरू की, जब उन्होंने लाल झंडे उठाने शुरू किए, तो अचानक अमेरिका में, चीन में, यूरोप में, अफ्रीका में, सब जगह रेगुलेटर क्रिप्टो पर टूट पड़े। उनका डंडा चलने लगा। माइनिंग बंद करा दी गई चाइना में। अब भागकर वो सिंगापुर में से माइनिंग शुरू करने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह में कुछ खबरें देख रहा था कि बहुत सारे क्रिप्टो निवेशक भागकर सिंगापुर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से वो प्रोसेस शुरू किया जाए। देखते देखते कीमत 50% गिर गई क्रिप्टो की। इसके कारण अब लाखों लोगों की
कि आपका पैसा और बचत सांसत में है एक तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज एक व्हाट्सएप ग्रुप का रिक्वेस्ट आपके पास आता है कि क्रिप्टो के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए या क्रिप्टो खरीदना शुरू कर दीजिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो क्रिप्टो का जो यूसेरियन डायलेमा है, ये जो क्रिप्टो का कैश 22 सिद्धांत है, वो ये है कि जिसे बहुत लोग खरीद रहे हैं वो सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो चीज लोकप्रिय है या पॉपुलर है वो सही भी हो, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन अगर तकनीक दुनिया का भविष्य है और तकनीक के आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो क्रिप्टो असफल है या नाकाम है, इसकी भी क्या गारंटी है। इसी को कैश 22 हम कहते हैं कि बहुत से जो पॉपुलर है वो सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो साफ सुथरा हो, क्लीन हो, आपका पैसा उसमें नहीं डूबेगा। जैसे कि आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात एक दौरान में की थी कि हर शहर में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की वर्कशॉप होती थी और उसमें लोग ज्वाइन करते थे। तो जो पॉपुलर है वो सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज है कि यदि तकनीक भविष्य है तो क्रिप्टो असफल ही है। इसमें निवेश करने पर नुकसान ही होगा, इसकी क्या गारंटी है। तो ये समझना, यहां से आपके पास कोई सवाल है, ये समझना है हमारे लिए यहां से जरूरी, जो क्रिप्टो निवेशकों के आने वाले सवाल है, लोगों के सवाल है कि हम खरीद क्या रहे हैं, हम कारोबार किस चीज का कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये सवाल एक बड़ा है क्रिप्टो को लेकर कि क्रिप्टो निवेशक या क्रिप्टो एक्सचेंजेस आपसे ये दावा करते हैं कि ये करेंसी है, ये एसेट है, और इसको रेगुलेट करने की बात आती है तो नहीं, आप वो हमसे कहते हैं कि ये करेंसी है, लीडिंग करेंसी है, पैरेलल इकोनॉमी है। वो रेगुलेटर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब ये करेंसी नहीं, एसेट है। अब ये करेंसी है कि एसेट है, ये कौन सी चिड़िया है। मतलब ये जितने भी अनुप्रयोग हैं वित्त बाजार के, उनमें से किस खांचे में ये बैठती है ये चीज। सिद्धांत, कोई एक्सचेंज आपको ये नहीं बताएगा कि है क्या, क्योंकि जो वो बताएगा उसे बताने के लिए किसी न किसी कानून की जरूरत है। वो जो बताएगा उसे जब आप आरबीआई से पूछेंगे तो आरबीआई कुछ या सेबी से पूछेंगे या कमोडिटी के मार्केट से के रेगुलेटर से पूछेंगे तो आपको कुछ बता नहीं पाएगा। और यही सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये दुविधा जापान में, चाइना में यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह है। निकोलस नसीम तालिब हमारे इस दौर के सबसे स्थापित वित्तीय दार्शनिक और चिंतकों में है। उनका एक पर्चा आया है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, एक रिसर्च आई है। वो रिसर्च वित्तीय बाजारों में काफी चर्चा में है, लोग उसे काफी पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब इस पूरे क्रिप्टो को समझने की और इसकी परतें खोलने की कोशिश कर रहे थे, तब तक वो पर्चा आ गया। तो हम उन सवालों को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जो लोगों के दिमाग में है। ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया के वित्तीय बाजार में सिद्धांत, पहली बार ऐसा हो रहा है जब दुनिया के लोग एक ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिस चीज की कैटेगरी क्या है, जो चीज क्या है वो उसे डिफाइन अभी तक नहीं किया गया है। और उसमें $5.5 अरब लग चुके हैं। भारत में भी 40-50 लाख निवेशक उसमें पैसा लगा चुके हैं, और वो है क्या ये किसी को नहीं पता है। अब एक चीज समझिए, वित्तीय फाइनेंशियल मार्केट 4 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को जानता है। 4 ही तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको वो जानता है, जिनके बारे में हमारे पास अनुभव है, तजुर्बा है, नियम है, कानून है। पहली चीज है कमोडिटी, यानी एक जिन्स जिसकी एक अपनी कमर्शियल वैल्यू है, चाहे वो स्टील हो या वो गोल्ड हो या सिल्वर हो या कॉपर हो। उससे किसी दूसरी कमोडिटी से भी बदला जा सकता है और किसी दूसरी करेंसी से भी बदला जा सकता है। आप सोना बेचकर रुपया या डॉलर ले सकते हैं, डॉलर देकर सोना या रुपया ले सकते हैं। आप सोना देकर कभी कभी लोहा भी ले सकते हैं, लोहा देकर सोना भी ले सकते हैं। किसी जमाने में कमोडिटी ही करेंसी होती थी, जब नमक का इस्तेमाल होता था, आपको याद होगा नमक का इस्तेमाल होता था। भारत बहुत बड़े समय तक अंग्रेज भारत से कॉटन ले जाकर करेंसी के तौर पर इसका अफ्रीका में इस्तेमाल करते थे और इससे वहां ले जाकर देते थे और उसके बदले अफ्रीका में ट्रेड करते थे। सिल्क बहुत जमाने तक कमोडिटी के तौर पर एक एक्सचेंज के मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता था। तो ये कमोडिटी है। कमोडिटी हमेशा एक्सचेंजेस में ट्रेड होती है और इसकी कीमतें डिमांड और सप्लाई का जो मौजूदा परिदृश्य है और जो भविष्य का परिदृश्य उसके आधार पर तय होती है। जैसे कि तेल पर हम लगातार देख रहे हैं कि तेल की डिमांड कितनी बढ़ेगी, इस हिसाब से ब्रेंट का उत्पादन बढ़ता है, घटता है और उसकी कीमतें तय होती हैं। इसी बिना पर 2015 में अमेरिका के रेगुलेटर ने और 2021 में इसी साल कनाडा के रेगुलेटर ने क्रिप्टो करेंसी को कमोडिटी का दर्जा दिया था। ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसी एक कमोडिटी है, करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी शब्द बहुत भ्रामक है। क्रिप्टो के साथ क्योंकि कोई नाम ही नहीं है तो उसको करेंसी कहा जाने लगा है। माइनिंग की जो क्रिया है ना,
वो इसी के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए क्रिप्टो की माइनिंग कहा जाता है, क्योंकि वो कमोडिटी की कैटेगरी में सोची जाती है और कमोडिटी को आपको माइन करना पड़ता है, आपको सोना चांदी लोहा तांबा ये सब माइन करके निकालना पड़ता है, तो इसीलिए क्रिप्टो की माइनिंग कही जाती है। वो कमोडिटी, वो इसीलिए कमोडिटी का शब्द उसके साथ जुड़ता है। लोगों को आकर्षित करने के लिए वो बिटकॉइन का सुनहला चिन्ह है जो कहीं ना कहीं इसे सोने के रिजेंबलेंस में, कहीं ना कहीं गोल्ड होने के, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन मानना, गोल्ड को इन्फ्लेशन के बराबर से हेज मानना, इन्फ्लेशन से बचाव मानना, ये सब चीजें वित्तीय बाजार में स्थापित हैं, लोगों के दिमाग में वर्षों से, दशकों से ट्रैवल कर रही है। तो बिटकॉइन का जो चिन्ह है उसे सोने में चमकता हुआ दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं बहुत स्मार्टली रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी गोल्ड जैसी कोई कमोडिटी है, ऐसा एहसास, ऐसा आभास होता है जो दिख रहा है। लेकिन तालिब ने और दुनिया के बहुत सारे विशेषज्ञों ने यह बात कही कि क्रिप्टो कमोडिटी कैसे हो सकती है। क्रिप्टो कमोडिटी नहीं है। सोना चांदी और जो भी कमोडिटीज हैं उनके मेंटेनेंस पर खर्च होता है, कोई खर्च नहीं होता क्योंकि वो खत्म नहीं होती हैं। आप उनके, खासतौर से सोना चांदी से अगर आप कंपेयर करें तो उनके मेंटेनेंस रखरखाव पर कोई खर्च नहीं होता। उनकी मात्रा में, सोने चांदी की मात्रा में कमी नहीं होती, इसलिए उनकी एक स्टोर वैल्यू है। कमोडिटीज की अपनी स्टोर वैल्यू होती है कि आप उनको अगर रोक कर रखेंगे तो उनकी कीमतें बढ़ती जाएंगी। जैसे सोने का स्टॉक दुनिया में लिमिटेड है, सिल्वर का स्टॉक लिमिटेड है, तो जितना आप उसे रोकते हैं और बाजार में जो जरूरतें होती है उस हिसाब से उनकी कीमत बढ़ती जाती है। क्रिप्टो की कीमत फिलहाल इस समय, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेबल नहीं है, क्रिप्टो को किसी से बदला नहीं जा सकता, क्रिप्टो को आप छूकर महसूस नहीं कर सकते, क्रिप्टो को कमोडिटी के तौर पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो क्रिप्टो में लोगों की कीमत इस समय केवल एक ही चीज से तय हो रही है, वो लोगों की दिलचस्पी से, जिस एंथुसियाज्म का आपने जिक्र किया कि जितने लोग इसमें दिलचस्पी लेते जाते हैं, जितने लोग इसके ट्रेडिंग में शामिल होते जाते हैं, इसकी कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है। तालिब कहते हैं ये बबल है, ये गुब्बारा है, कभी फट जाएगा, क्योंकि जब तक कमोडिटी होने की शर्त नहीं पूरी होती, और कमोडिटी होने की शर्त में उसका ठोस होना, उसका ट्रेडेबल होना, उसका एक्सचेंजेबल होना, उसका इस्तेमाल होना, ये बहुत सारी और भी चीजें जो उसके साथ जुड़ती हैं, तब तक ये केवल लोगों के इंटरेस्ट से, लोगों के ट्रस्ट पे और लोगों की उम्मीद पर ग्रो कर रही है, कमोडिटी नहीं है। तो फिर अब दूसरा सवाल, सिद्धांत, दूसरा इंस्ट्रूमेंट समझें कि क्या ये करेंसी है, क्योंकि इसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। करेंसी के मामले में एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि करेंसी हमेशा लीगल टेंडर हो, ये गारंटी नहीं है कि लीगल टेंडर का मतलब वो रुपया हो, डॉलर हो, युआन हो, पाउंड हो, जिसको कि किसी देश की सरकारें जारी करती हैं, उसको हम लीगल टेंडर कहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि वो लीगल टेंडर हो, लेकिन करेंसी होने के लिए कुछ दूसरी ही शर्तें हैं जो कमोडिटी से अलग हैं। करेंसी भी करेंसी अपने आप में कमोडिटी हो सकती है। जैसे आप डॉलर और यूरो को, पाउंड को दुनिया के किसी एक्सचेंज पर खरीद बेच सकते हैं, उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, लेकिन वो जब एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है तो वो कमोडिटी है, और वो जब एक्सचेंज में इस्तेमाल हो रहा है तो वो करेंसी है। उस डॉलर से जाकर आप स्टारबक्स से कॉफी खरीद सकते हैं, उस रुपए से जाकर आप बाकी चीजें खरीद सकते हैं। करेंसी के साथ दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं जिसके कारण क्रिप्टो को लेकर बहुत सारा भ्रम फैल रहा है लोगों के दिमाग में। उस भ्रम पर में आगे चर्चा करेंगे। करेंसी होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसकी फंजिबिलिटी होनी चाहिए। फंजिबिलिटी का मतलब है कि उसमें विनिमय की सुविधा हो, उसे किसी चीज से बदला जा सके, उससे हम कोई चीज ले सकें, और वो सुविधा देने के लिए उसका स्थापित होना और स्वीकार्य होना जरूरी है। इसके साथ उसमें कुछ बुनियादी कारक होने चाहिए, कुछ बुनियादी मजबूती होनी चाहिए, और कीमतों में स्थिरता होनी चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर 3 महीने में दुनिया की कोई करेंसी 50% टूट जाए, तो जैसा कि क्रिप्टो में हमें दिख रहा है, जिसको आप क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, 50% अगर उसकी कीमत गिर जाए तो जिस देश की वो करेंसी होगी वो देश डूब जाएगा। मतलब अंशुमान जी, एक और चीज है, मुझे लगता है कि करेंसी कमोडिटी वाली बात आपने, एक्सचेंजेस वाली जो बात कही, मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगा कि सारे एक्सचेंजेस हैं, आप इंडिया में आए, यूरो लेकर आए, डॉलर लेकर आए, आप उसका यूरो रूपी से कन्वर्ट कराएं, तो आपके लिए यूनिफाइड संस्था है आरबीआई। अगर करेंसी है क्रिप्टो, तो उसके लिए एक अलग एक्सचेंजेस की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो उस यूनिफाइड सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल किसी भी देश में नहीं, किसी भी जगह। ये बिल्कुल सही बात, और क्योंकि वो करेंसी नहीं है।
तो वो कमोडिटी भी नहीं और करेंसी भी नहीं है, तो वो तो किसी एक वैक्यूम में ट्रेड होने वाली एक्टिविटी है, जिसको ना तो सरकारें मान्यता देती हैं, ना कोई डीलर या बायर मान्यता देता है, और ना ही उसे कमोडिटी के तौर पर ट्रेडिंग पर मान्यता दी जाती। तो इसीलिए तो एक्सचेंजेस की भूमिका को लेकर पूरी दुनिया में इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे दुनिया की खुफिया एजेंसियां, जिस पर हम आगे आएंगे, वो एक्सचेंजेस के पीछे पड़ी हुई हैं और जानने की कोशिश कर रही है कि इनके भीतर हो क्या रहा है। तो दूसरी जो कैटेगरी है, जहां इसको हम करेंसी मान सकते हैं, तो करेंसी के कैटेगरी में जितनी भी चीजें आती हैं, किसी एक चीज को करेंसी होने के लिए जिन चीज की जरूरत है, उस पर क्रिप्टो खड़ी नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप बाकी तकनीकी मामलों को छोड़ दें, उसकी कीमतों में प्रेडिक्टेबिलिटी की स्थिरता होनी चाहिए। अगर रुपया 50% टूट जाए 6 महीने में, डॉलर 50% टूट जाए 6 महीने में, या डॉलर 50% बढ़ जाए 6 महीने में, रुपया 50% बढ़ जाए 6 महीने में, तो क्या स्थिति होगी इकोनॉमी की, अगर हम करेंसी मान लें इसको। तो दूसरा बिंदु। अब तीसरी चीज जो जहां पर तीसरा इंस्ट्रूमेंट जिससे वित्तीय बाजार परिचित है, वो ये है कि क्रिप्टो शेयर या बॉन्ड की तरह कोई सिक्योरिटी है क्या। सिक्योरिटी मतलब जिसको कि हिंदी में कठिन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, प्रतिभूति, कोई सिक्योरिटी है। शेयर और बॉन्ड अपने आप में एसेट नहीं है, पर वो किसी बड़ी एसेट का हिस्सा होते हैं। आप उसमें शेयर लेते हैं, यानी एक बड़ी कंपनी है, उसकी जो एसेट है, उस एसेट में, उसके बिजनेस में आपकी एक हिस्सेदारी है। कोई भी सिक्योरिटी जब होती है, तो सिक्योरिटी के पीछे कोई ठोस संपत्ति होगी। संपत्ति का मतलब एक सॉवरेन गारंटी। अगर बॉन्ड है तो सरकार होगी या कंपनी होगी, किसी कंपनी का बॉन्ड होगा तो उसके पीछे कंपनी खड़ी होगी, अगर शेयर होगा तो उसके पीछे कंपनी खड़ी होगी, अगर डिवेंचर होगा तो उसके पीछे कंपनी, कोई संस्था खड़ी होगी। वो किसी बड़ी एसेट का हिस्सा होंगी और उनकी खरीद और बिक्री पर डिविडेंड मिलता होगा, लाभांश मिलता होगा, और उनकी बिक्री और खरीद बिक्री पर आपको हानि या लाभ होता होगा। क्रिप्टो के पीछे में कोई ऐसी संस्था नहीं दिखाई देती। ये तो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज लोगों का सिस्टम है, जो एक करेंसी के नए हिस्से खोजता है और उसे मार्केट में ट्रेड के लिए लाता है। तो अगर ये सिक्योरिटी है, प्रतिभूति है, सिक्योरिटी है, बॉन्ड है, शेयर है, डिबेंचर है, तो इसके पीछे कौन है, ये दुनिया को नहीं पता है। अब चौथी चीज जो लोगों को जिस चौथी चीज के बारे में फाइनेंशियल मार्केट को पता है, वो ये है कि क्या एक क्रिप्टो कोई पेमेंट सिस्टम है। जैसे कि हम पेमेंट सिस्टम्स बहुत सारे देखते हैं जिनके जरिए आप भुगतान कर सकते हैं। आप पुराने जमाने में यूरोप में पेमेंट सिस्टम के तौर पर टेलीफोन के क्वाइन चलते थे। टेलीफोन में सिक्के वाले जब फोन चलते थे, तो इटली और जैसे कई देशों में वो क्वाइंस दिए जाते थे। वो क्वाइंस हालांकि करेंसी नहीं होते थे, पर चूंकि वो क्वाइन टेलीफोन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो वो क्वाइन आप देकर कुछ खरीद भी ले सकते थे, क्योंकि अंततः वो क्वाइन टेलीफोन में डालने के लिए दिया जाता था। तो इस तरीके के पेमेंट सिस्टम्स, और उससे यहां से लेकर और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स तक हम आ गए हैं। अगर क्रिप्टो कोई पेमेंट सिस्टम है, तो इसकी कीमत तो और ज्यादा स्थिर करनी होगी और स्टेबिलिटी आनी होगी, तभी तो आप इससे सामान खरीद सकेंगे। फिर वही बात है कि अगर पेमेंट सिस्टम है तो उसके पीछे करेंसी होगी, और अगर उसकी कीमत स्थिर नहीं है तो आप खरीदेंगे कैसे। प्राइसेस अगर इतनी तेजी से फ्लैक्चुएट करेंगे 40%, 50%, 20%, तो प्राइसिंग कैसे तय होगी किसी चीज की। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस अगर इस क्रिप्टो के बदले खरीदी जाती है, तो उसका प्राइस वैल्यूएशन कैसे तय होगा। यह अंतर विरोध पिछले 4, 5, 6 साल से 7 साल से दुनिया में तैर रहे हैं। जब तक क्रिप्टो का कारोबार सामान्य सीमित स्तर पर था, एक्सपेरिमेंटल था, लोग इसे टेक्नोलॉजी एंथुसियाज्म का सिस्टम का मानते थे कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, उससे दुनिया की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, हैकिंग के रिस्क नहीं है। तब तक ये चीजें लोगों के दिमाग में एंथुसियाज्म के तौर पर थी। लेकिन अचानक पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत तेजी से क्रिप्टो में पैसा आने लगा। कहां से आने लगा, कौन ले आया, क्यों इसमें प्रोत्साहित करके लोगों का पैसा डाला गया, एक ही करेंसी के इतने सारे नाम कैसे, इतनी सारी तरह की करेंसीज कैसे आ गई, क्यों एक करेंसी होगी, इतनी सारी करेंसी क्यों आ गई। और जब 600% का ग्रोथ हुआ एक साल में, तो दुनिया के रेगुलेटर्स के कान खड़े हुए। उन्हें लगा कि इसमें कुछ ना कुछ फिशी है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें हमको गंध आ रही है, सब कुछ साफ सुथरा ना होने की, क्योंकि वो तब तक वो तकनीक नहीं बची थी। फिर हमें यहां ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने क्रिप्टो को कैसे ट्रेड किया जाए और क्रिप्टो को किस कैटेगरी में रखा जाए, इन 4 के अलावा ये क्या कोई 5वीं चीज है, तो 5वीं चीज क्या है और उसे काम करने के नियम है, ये अभी तक तय नहीं हुए थे।
अब हुआ ये कि इसी बीच में लोगों को ये लगा कि साहब, उत्साही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो भविष्य की फिएट करेंसी है, ये तो डॉलर को उतार देगी। जो बात आप कह रहे थे कि हम एक पैरेलल नई करेंसी बना रहे हैं, एक ऐसी करेंसी बना रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट का और सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बहुत ही सुंदर कल्पना है, बहुत ही अच्छी सुहानी कल्पना है कि करेंसीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, करेंसीज एक इंडिपेंडेंट करेंसी जो कि रेगुलेशन से, जो कि सरकारों के दखल से बाहर हो, ये अच्छी है। लेकिन इसको करने के लिए तो क्रिप्टो का पूरा कारोबारी सिर केवल खड़ा कर देना पड़ेगा। हाँ। अगर ऐसा करना पड़ेगा और हमें एक नई फिएट करेंसी बनानी होगी जो कारोबार में, ट्रेडिंग में इस्तेमाल हो सके और डॉलर को उसकी कुर्सी से हटाकर उसकी जगह एक नई प्राइवेट करेंसी आए, तो तमाम सेवाओं और उत्पादों के अगेंस्ट इसकी एक कीमत तय करनी होगी। और तमाम सेवा और उत्पाद अलग अलग देशों में अलग अलग कीमत और अलग अलग लागत पर बिकते हैं, तो इसके तो और ज्यादा प्रेडिक्टेबल पैरामीटर्स क्रिएट करने होंगे जिससे कि हम जान सकें कि हम अमेरिका में और जापान में और चाइना में और इंडिया में अगर एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी। और ये कौन करेगा? रिडिफाइन करना पड़ेगा पूरा उसको, जो चारों पैरामीटर्स के अंडर नहीं आ रहा है तो वो है हाँ। क्या, पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, करेंसी की तरह एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और उसमें जो लोग पैसा लगाकर डूबने की कगार पर हैं या नुकसान झेल रहे हैं उसको आपको समझाना पड़ेगा लोगों को। हाँ, और ये सब करने के लिए अगर आपको मान लीजिए इसे जो एंथुसियास्ट आपको तमाम चीजें शेयर करते हैं, वो ये करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि करेंसीज को इवॉल्व करने के लिए कितने कानूनों की जरूरत होती है। गारंटी कौन देगा इसकी तो अगर आप मान लें कि हम एक नई डिजिटल फिएट करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि असंभव नहीं था, हमने शुरुआत में कहा कि इसे नकार देना या स्वीकार कर लेना, दोनों के बीच में कैच 22 यूसेरियन वाली स्थिति है। लेकिन ये कौन तय करेगा कि ये दुनिया की फिएट करेंसी है, और इसके पीछे जो तय करने वाली एजेंसियां हैं वो तो सरकारों के कानून ही है। स्टेट कितना भी बुरा हो, पर आपको स्टेट की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि स्टेट ही तय करता है कि नियम कैसे बनेंगे और कामकाज कैसे होगा। नहीं तो एक दौर था जब हर राज्य की अपनी करेंसी चलती थी, मुद्रा चलती थी, फिर उसके बाद जब पॉलिटिकल इकोनॉमी आना शुरू हुए तो देशों की अपनी मुद्राएं बनना शुरू हुई। लोगों को लगता, ये कहना बहुत आसान है लेकिन ये इसके लिए बहुत सारे कानूनों की जरूरत है। तो जो रेगुलेटर सिद्धांत अभी यही तय नहीं कर पाए, जैसा आप कह रहे हैं कि इसको हम कमोडिटी माने, कि हम इसको करेंसी माने, कि हम इसको सिक्योरिटी माने, कि उसको पेमेंट सिस्टम माने, वो एक ग्लोबल करेंसी की कल्पना जो लोगों को बताई जा रही है उसका खाका पता नहीं। और चूंकि कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक रेगुलेटर नहीं है, कोई एक एजेंसी नहीं, तो आप सवाल किसी से नहीं पूछ सकते। आप किससे पूछने जाएंगे, जवाब किससे मांगेंगे? रुपए में कुछ हो रहा है तो हम आरबीआई से सवाल पूछते हैं, डॉलर में कुछ हो रहा तो अमेरिका से सवाल पूछते हैं। तो एक दौर ऐसा बना दिया था कि नहीं, आप ये इतना रहस्यमय कि आप समझ नहीं सकते, बट ये बढ़ रहा है। इस तरीके की एक अवधारणा क्रिप्टो के साथ बनी हुई है। एक चीज और इसके साथ जोड़ी जाती है, एक कि सब क्रिप्टो सेफ हेवन है। सेफ हेवन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि अगर दुनिया में बाकी करेंसीज में, बाकी इन्वेस्टमेंट की प्रक्रियाओं में या विकल्पों में गिरावट आए तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रिप्टो के पीछे का कोई भी स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है, ये फेसलेस सिस्टम है, तो वो सेफ हेवन कैसे हो सकता है? बल्कि वो तो उसमें और ज्यादा जोखिम होने का रिस्क है। ये सारी परिस्थितियां पिछले 1-1.5 साल के अंदर दुनिया में धीमे धीमे बैठने लगी रेगुलेटर्स के दिमाग में। क्यों क्रिप्टो का मार्केट अचानक गिरा, इतनी तेजी से टूटा? क्यों चाइना में माइनिंग पे डंडा चलना शुरू हुआ? क्यों अफ्रीका ने अपने यहाँ ये फैसला किया कि क्रिप्टो का काम करने वालों को सजा मिलेगी? या अमेरिका और यूरोप में ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? और यहां हमें समझना जरूरी है कि ये जो भ्रम है, ये जो असंगति है पूरे क्रिप्टो के कारोबार की, ये किस तरफ ले गई दुनिया को, ये उन सारे लोगों के लिए जानना जरूरी है जो क्रिप्टो एंथुसियास्ट हैं, पर उनके लिए सतर्कता समझना जरूरी है। सितंबर 2020 में, पिछले साल, जब हम पूरी कोविड के बीच की चर्चाओं में थे, एफएटीएफ ने एक बहुत लंबी गाइडलाइन जारी की जो एफएटीएफ की वेबसाइट पर दी हुई है और जो क्रिप्टो एंथुसियास्टों ने जाकर जरूर पढ़ना चाहिए क्रिप्टो में निवेश करने से पहले। मेरा मानना यह है कि सलाह है कि उसे जरूर पढ़ें। एफएटीएफ ने जितने भी वर्चुअल इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें क्रिप्टो और बाकी लोग हैं, उनमें स्पष्ट रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बताया। उन्होंने ये कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पहुंच रहा है क्रिप्टो के बिजनेस में।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी बात पूरी दुनिया मानती है, जो नियम तय करती है मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के, उन्होंने कहा कि दुनिया भर के रेगुलेटर्स को इन्हें देखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि नए सिरे से मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग मनी, हवाला मनी, इन सबका एक नया रास्ता ना खुल जाए, क्योंकि एक वैक्यूम है, इस वैक्यूम में बहुत सारा खतरा है। इसके तुरंत बाद सितंबर में ये FATF की गाइडलाइन आई और पहली फुर्सत में दुनिया के रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर और क्रिप्टो कारोबार पर डंडा चलाना शुरू कर दिया। पिछले साल तक आपको क्रिप्टो इन्थो दिख रहा था, उसके बाद ये सवाल उठना शुरू हुआ कि माइनिंग कैसे हो रही है। पावर वाली जो डिबेट है वो एक अलग डिबेट है, पावर कंजम्पशन की, एनर्जी कंजम्पशन की, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, उसमें बहुत सारे पहलू। ये विशुद्ध रूप से फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की डिबेट का इशू है, क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ा हुआ। और इसलिए सिर्फ यही नहीं, दुनिया के कई देश अपने यहां क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए अलग से कानून बना रहे हैं, और वहां भी उनकी कोशिश सबसे बड़ी ये है सिद्धांत की इसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, इसमें हवाला का पैसा तो नहीं आ रहा, इसमें स्मॉल इन्वेस्टर बड़े पैमाने पर गलत ढंग से पैसा लगाने के लिए प्रेरित तो नहीं किया जा रहा है। जब ये नियम शून्यता, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जब भी कभी नियम शून्यता होती है वित्तीय बाजारों में तो बहुत नुकसान होता है, उसके तजुर्बे बहुत भयानक रहे। चाहे भारत में आप बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स की हिस्ट्री देख लीजिए, चाहे अमेरिका में बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स की हिस्ट्री देख लीजिए, बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स की हिस्ट्री आप दुनिया के बाकी देशों में देख लीजिए, जिनके बारे में कानून स्पष्ट नहीं होते हैं, जिनके बारे में व्यवस्थाएं स्पष्ट नहीं होती, जिनके बारे में निवेशकों के पास सूचनाएं स्पष्ट नहीं होती हैं, ये पता नहीं होता है, वहां पर नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। और हमने वो एक बड़ा इतिहास है पॉन्जी स्कीम्स का, भारत में भी हमने देखा है। भारत में एनालिसिस की जून की रिपोर्ट है, भारत में करीब $40 अरब लगे हैं क्रिप्टो कारोबार में, बहुत बड़ा नंबर है, $40 अरब लगे हैं। और अगर आप इसे कंपेयर करके देखें तो आपको समझ में आएगा सिद्धांत की जो भारत की सबसे टॉप होटल और कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है ITC, ये पैसा उसके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है। अच्छा, यानी एक ऐसी कंपनी जिसके होटल्स आपको खड़े दिखते हैं, जिसका प्रोडक्ट आप बाजार में खरीदते हैं, आशीर्वाद से लेकर और बाकी चीजों तक, जो प्रत्यक्ष संपत्तियों में खड़ी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना है उससे ज्यादा पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है इंडिया में। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिस इंस्ट्रूमेंट का नॉमेनक्लेचर, कानूनी स्टेटस, उसकी व्यवस्था ये स्पष्ट नहीं है। और इसीलिए निकोलस नसीम तालेब ने ये रिस्क लेते हुए ये कहा कि ये सब कुछ अभी फिलहाल सिर्फ बबल की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कहीं कोई फैक्ट से कोई मजबूत कोई मजबूत वित्तीय बुनियाद नहीं है। भारत में लगभग 70 से 80 लाख निवेशक इसमें क्रिप्टो में है, ऐसे आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। सरकार पिछले 1 साल से एक रेगुलेटर दूसरे रेगुलेटर की तरफ बाल फेंक रहा है। चुपचाप RBI कभी बैंकों से कह देती कि इनसे काम मत करो, तो क्रिप्टो एक्सचेंज किसी दूसरे पेमेंट सिस्टम को जानने की बात करने लगते हैं। सरकार बिल लाकर सो जाती है और पैरेलली पूरे सिस्टम में क्रिप्टो को लेकर पूरे भ्रम के बीच में ये सारी प्रक्रिया चल रही है। जैसा क्रैकडाउन या जैसी कोशिशें हमने दुनिया के देशों में देखी ट्रांसपेरेंसी की, वैसी कोशिशें हमें भारत में नहीं दिखती। अभी जो हमारे पास तथ्य उपलब्ध हैं, जो निकोलस नासिम तालेब का पेपर है या दुनिया की अन्य एजेंसियों की जो रिपोर्ट हैं, जो रिसर्च है, वो ये बताती हैं कि सिर्फ उत्साही निवेश के अलावा, सिर्फ एंथुजियाज्म के अलावा, सिर्फ जिस जुनून की बात आप कर रहे हैं ना, उस जुनून के अलावा फिलहाल क्रिप्टो की कोई आर्थिक, मौद्रिक या वित्तीय बुनियाद नहीं स्पष्ट है। इसका कोई फाउंडेशन क्लियर नहीं है कि इसकी इकोनॉमिक फाउंडेशन क्या है, इसकी मॉनेटरी फाउंडेशन क्या है और इसकी फाइनेंशियल फाउंडेशन क्या है। जब मैं आर्थिक कहता हूं तो इसका मतलब कमोडिटी है। जब मैं मौद्रिक कहता हूं तो इसका मतलब करेंसी या मॉनेटरी है, और जब मैं फाइनेंशियल कहता हूं तो इसका मतलब सिक्योरिटी है। और बैंकिंग के स्तर से भी आप जोड़ें तो ये 4 पिलर्स जिन पर दुनिया का वित्तीय सिस्टम चलता है, अब उससे अलग कोई नया पिलर बनना है तो नया पिलर हवा में तो नहीं बन जाएगा। उससे तो और ज्यादा सतर्क होकर हमें समझना पड़ेगा कि हमारे निवेश और हमारे पैसे का और बचत का सवाल है, तो स्पष्ट नहीं है। दुनिया की सरकारें सक्रिय हो गई हैं कि क्रिप्टो किसी किस्म का पॉन्जी या फर्जीवाड़ा ना साबित हो जाए।
क्योंकि तजुर्बे अच्छे नहीं है। भारत में भी सरकार को कम से कम ये कोशिश अब कर लेनी चाहिए कि ये स्पष्ट कर दें कि ये वास्तविकता में लोग कर क्या रहे हैं, इसका क्या रोल है भारत के लीगल सिस्टम में भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में इस इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि पैसा बहुत छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होता तो अलग बात, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और जैसा मैं देखता हूं लोगों के बीच में संवाद में, चर्चा में, और अलग अलग लोगों को इससे जोड़ने के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उन छोटे निवेशकों की और बाकी लोगों की बचत बचाने के लिए सरकार कम से कम स्पष्ट करे, भारत की सरकार कम से कम स्पष्ट करे कि ये सब हो क्या रहा है। तकनीकों को लेकर बहुत उत्साह, मैं अंतिम एक बात कहता हूं फिर हम सवाल ले लेते हैं। तकनीकों को लेकर उत्साह होना अच्छी बात है और तकनीकों ने दुनिया को बदला है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है सिद्धांत की, टेक्नोलॉजी की जो दुनिया की हिस्ट्री बताती है, तब टन्स एंड टन्स ऑफ लिटरेचर इस पे अवेलेबल है किताबें, और वो तकनीकों की जो दुनिया की हिस्ट्री हमें बताती है कि तकनीकें साधन हैं, साध्य नहीं होती। किसी भी तकनीक का मूल्य इससे तय होता है कि उस तकनीक से हमें समाधान क्या मिलता है। ब्लॉकचेन अपने आप में पोटेंशियल के हिसाब से बहुत बड़ी तकनीक है, बहुत बड़ा चेंज करने वाली तकनीक है। तो उदाहरण के लिए समझें कि स्पुतनिक जब लॉन्च हुआ रूस में तो अमेरिका ने उससे खौफ खा के अपने इंटरनेट का आविष्कार किया जी। उसे लग रहा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा स्पुतनिक के आने के बाद कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, वो कोल्ड वार के वो दिन थे और स्पुतनिक के लॉन्च के बाद, उसके बाद अमेरिका ने इंटरनेट का आविष्कार किया अपने डिफेंस नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए। किसको पता था कि डिफेंस जरूरत के लिए स्पुतनिक के रिएक्शन में बनाया गया एक नेटवर्किंग सिस्टम पूरी दुनिया की सारी तस्वीर बदल देगा, मीडिया की, बिजनेस की, ट्रैवल की, बाइंग की, शॉपिंग की सारी प्रक्रिया बदल देगा। तो तकनीक अपने आप में साधन थी, उसका मूल्य उससे मिले समाधानों से तय हुआ कि इंटरनेट ने दुनिया में इतनी सारी समस्याओं के समाधान कर दिए, इतनी सारे नए रास्ते दिखा दिए कि शायद जिन लोगों ने सोचा था डिफेंस सिस्टम को नेटवर्क करने के लिए, उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं, और ये वास्तविकता है कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज दुनिया में वित्तीय दुनिया का इंटरनेट हो सकती हैं। क्योंकि फाइनेंस सिस्टम में जो नॉन ट्रांसपेरेंसी है, वित्तीय सिस्टम में जिस तरीके की हेजमनी है, जिस तरीके के सिस्टम्स कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हैं, उनको रोकने के लिए, सुरक्षा के लिए, हैकिंग से बचाने के लिए, हमारा आपका डेटा हमारे मोबाइल में भी सुरक्षित रहे, इसे यहां तक सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टो, बिटकॉइन की इसकी तकनीकें, दुनिया की जो क्रिप्टो तकनीकें हैं या ब्लॉकचेन तकनीकें हैं, वो फाइनेंस सिस्टम का इंटरनेट हो सकती हैं। लेकिन ये होगा कैसे? जिस तकनीक को हम दुनिया में पारदर्शिता की गारंटी मान रहे हैं कि जिससे दुनिया के वित्तीय कारोबार में पारदर्शिता आएगी, उसका अपना कारोबार इतना ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट हो चुका है कि दुनिया भर के निवेश के रेगुलेटर मनी लॉन्ड्रिंग को ढूंढ रहे हैं, उसमें मुकदमे करते घूम रहे हैं, एक्सचेंजेस बंद कराते हुए घूम रहे हैं। तो ये तकनीक पोटेंशियल है इसमें, पर ये होगा कैसे, इसका नक्शा भी हमारे सामने नहीं है। दुनिया के किसी रेगुलेटर ने इसका नक्शा सामने नहीं किया। तो इसलिए जब तक ऐसा नहीं हो जाता, थोड़ा संभल कर रहिए, ये वो भी हो सकता है। अच्छा अंशुमान जी, मुझे FATF वाली जो आपने अपडेट दिया है, उससे मुझे ये भी याद आया है कि जब RBI ने रिफ्यूट किया था कुछ दिनों पहले कि ऐसा कोई भी क्लेम नहीं है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, कि हमने कोई भी नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया था, लेकिन RBI ने साथ में ये भी कहा था, उसने भी कहा था कि ऑल द क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग शुड बी चेक्ड विद, उन्होंने भी PMLA और सब कुछ का हवाला दिया था, मनी लॉन्ड्रिंग, उन्होंने भी ये कह दिया था। सभी देशों की तरह जो FATF के अनाउंसमेंट के बाद सभी देश जिस मोर्चे पे आगे बढ़ रहे हैं, RBI ने भी लगभग उसी तरफ कदम उठाए। अच्छा अंशुमान जी, लोग ये जानना चाहते हैं, मतलब ये सवाल मैं कई बार पर्सनली भी इनकाउंटर करता हूँ, लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग अर्थात तो खर्चा पानी में इन सब चीजों से बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं क्रिप्टो के बारे में, आपका पर्सनली क्या मानना है क्रिप्टो को लेकर? ये तो हम एक इनसाइट तो दे ही दे रहे हैं, मतलब मैं क्रिप्टो का निवेशक नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि क्रिप्टो को रेगुलेटेड जरूर होना चाहिए, वो रेगुलेटेड वे में आए। मैं नहीं हूं, लेकिन इस देश के बहुत सारे लोग हजार रुपए का, 2,000 रुपए का बिटकॉइन खरीद कर, किस वजह से खरीद कर बैठे हुए हैं। कई बार रिपोर्ट आती है कि भाई लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं, एक तो मेरे इनबॉक्स में ही पड़ा होगा ट्विटर के,
एक व्यक्ति आया मेरे इनबॉक्स में, कहा कि सर वो कह रहे हैं कि आप 100 रुपए का बिटकॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप उसको विड्रॉ करेंगे तो उसका विड्रॉ की फीस इतनी ज्यादा है कि आप उसको विड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे। तो हजार रुपए के छोटे छोटे इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं इसमें। तो इन सब क्या कहते हैं, दुर्योजनाओं से बचने के लिए मुझे लगता है इसको रेगुलेटेड होना चाहिए, जिससे चीजें थोड़ी सी सामने आए। अंशुमन जी, आपका क्या सोचना है इस पे? दो बातें। पहले जो आपने आरबीआई की तरफ इशारा किया, भारत की बड़ी एक समस्या कि भारत के रेगुलेटर वित्तीय ट्रांसपेरेंसी के मामले में दुनिया में सबसे लद्दड़ और पिछड़े हैं। वो सबसे सो के जगते हैं। जिस रफ्तार से दुनिया के रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, हिसाब मांगने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, एक्सचेंजेस को रजिस्टर कराने की प्रोसेस, जैसे यूके पर हमने चर्चा की, यूके ने एक नई रजिस्ट्री सिस्टम बना दिया और वैसे ही 65-66 क्रिप्टो करेंसी गायब हो गई जैसे ही उन्होंने कहा। इस पर हमने चर्चा की थी। जैसे ही उन्होंने कहा कि हमें इन शर्तों के तहत रजिस्टर करना है, जैसे बहुत सारे लोग इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ऑपरेटर थे जो उस ट्रांसपेरेंसी के नियम को पूरा नहीं कर सकते। तो आरबीआई भी क्या कर रहा है कि आरबीआई भी बहुत हल्केपन से चीजों को लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि दुनिया के देश इस मामले में ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यही वो वित्तीय सतर्कता है जिससे नियामकों को अपने देश के लोगों को बचाना चाहिए। हमारे यहाँ एक्सचेंजेस के लिए कोई रूल नहीं है। हमारे यहाँ एक्सचेंजेस ने बचने के लिए टैक्स पे करना शुरू कर दिया है। हमें पता नहीं कि हमारे जो एक्सचेंजेस है वो किस कानून के तहत रजिस्टर हो रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि एफएटीएफ की और मनी लॉन्ड्रिंग की चेतावनी आने के बाद आरबीआई के सामने और कोई रास्ता नहीं था कि वो बैंकों से ये कहे कि जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस से कारोबार हो रहा है उसे पीएमएलए के तहत जांचा जाए, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांचा जाए। और इसलिए वो जिस नोटिफिकेशन का आप जिक्र कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन आया। इसका मतलब यह है कि आरबीआई को पता है, एफएटीएफ को पता है, यूके के रेगुलेटर को पता है, अमेरिका के रेगुलेटर को पता है कि इस पूरे कारोबार में सब कुछ साफ सुथरा या क्लीन नहीं है। इसमें वो सारे खतरे मौजूद हैं जो खतरे एक अनरेगुलेटेड कारोबार में होते हैं। अब दूसरी बात जो आप उसकी तरफ आते हैं, पत्रकार होने के नाते मुझे किसी इन्वेस्टमेंट या आपको, हम लोगों को किसी भी इन्वेस्टमेंट की मेरिट पर कमेंट करने का मॉरल या इथिकल स्पेस नहीं होता कि हम उस पर कमेंट करें। लेकिन अगर ये कोई भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि है क्या ये। और रेगुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट। और जैसे ही आप क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएंगे रेगुलेशन शुरू हो जाएगा। कम से कम ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये है क्या, क्योंकि भारत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का देश नहीं है। भारत में हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग में, टीक उगाने वालों में, बकरी पालने वालों में, भैंस पालने वालों में सोने के तरीके के बॉन्ड जारी करने वालों से, चिट फंड वालों से लेकर भारत में हर तरीके का फिनेंशियल फ्रॉड हमने इतिहास में देखा है, जिसमें लोग इसी तरह से, लोन का पूरा फ्रॉड अभी साल भर पुराना है जी, जो एप्लीकेशन से आया था। तो भारत के लोग चूंकि सामान्य रूप से वित्तीय समझ में कमजोर हैं, वो तकनीकों के और वित्तीय रेगुलेशन के बारे में वो यही नहीं जानते कि बैंक उनसे एफडी कैसे चार्ज करता है। वो जब बैंक में फॉर्म भरने जाते हैं और खाते का फॉर्म भरते हैं तो पूरा फॉर्म भी नहीं पढ़ पाते हैं। जिस लोन डॉक्यूमेंट पर आप एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करते हैं, होम लोन या कार लोन के लिए, जो 50 पेज का डॉक्यूमेंट होता, उसको पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए, लेकिन आप उसके नीचे दस्तखत कर देते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आपने कितनी चीजों पे कमिट कर दिया उसके अंदर। तो वो लोग जो इतना इस फाइनेंशियल लिटरेसी के सबसे नीचे लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं, उन्हें बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? उन्हें किसी तरीके की, उन्हें उस सिक्योर करने की जिम्मेदारी भारत के रेगुलेटर्स की है। और उन रेगुलेटर्स को यह बताना पड़ेगा कि साहब जो आप कर रहे हो ना, उसमें ये जोखिम है, रिस्क है। आप देखिए अभी स्टॉक मार्केट में आईपीओ आता है सिद्धांत, तो कंपनी अपना रिस्क बताती है ना जी, रिस्क फैक्टर का लिस्ट करती है। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि ठीक है, मैं इस आईपीओ में पैसा लगाने जा रहा हूं, ये स्टॉक में, मुझे पता है कि कंपनी इन शर्तों में आगे बढ़ेगी और इन परिस्थितियों में डूब जाएगी। मेरे सामने उसका रिस्क फैक्टर खुला हुआ सामने रखा हुआ है। अब मैं देखता हूं कि मुझे रिस्क लेनी है कि नहीं लेनी है। वो फैक्टर्स, वो चैलेंजेस जो इस एंथुसियाज्म को में मिसिंग है, मेरा व्यक्तिगत राय है कि वो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। वो रिस्क फैक्टर्स, वो चैलेंजेस लोगों के सामने स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि हम
फिनेंशियल फ्रॉड्स को लेकर, पोंजी को लेकर, इन सब को लेकर भारत के लोग बहुत ही ज्यादा हमेशा बहुत ज्यादा रिस्क में रहते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पहुंच है, इतनी जानकारी नहीं है। इसलिए अब ये समय है कि कोविड का असर खत्म हो रहा है, सरकार वापस कारोबार में लौट रही है, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भी हो गया है, तो सबसे पहले ये मामला सेटल करके कम से कम इस मामले में परिस्थितियां स्पष्ट कर दी जाएं। चलते हैं अंशुमान जी अब सवालों की तरफ। कुछ सवाल आए हैं। मधुर पांडे, उनका सवाल है कि व्हाई डू वी नीड न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम्स? डोंट यू थिंक द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन करंट स्कीम्स लाइक पीपीएफ और एनपीएस और पीपीएफ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बजाय सरकार हम नई स्मॉल सेविंग स्कीम्स की तरफ क्यों देख रहे हैं? No, why I said is about of a new small saving scheme, because majority of the small saving schemes are right now are focused to the people who have got certain level of income. The people who are having lesser income, less than 20,000 rupees per month or 25,000 rupees per month, they need some different kind of instruments, because their savings are very limited. They don't have even money to save that. How to motivate and promote them to invest and help them to secure their future beyond all these so-called social scheme like Bima Yojana and Swasthya Bima Yojana, those who generally don't work or work for only 5-6% of the people. We need lot of instruments. It's not that limited to the 4-5 schemes. We need several instruments focusing to the various profiles of the people in investing. आपका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल मेरे इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल से अलग होगा, तो मेरे इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के लिए जो चीज सूट करती है वो आपको कैसे सूट करेगी। एक 20,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए भी पीपीएफ है, और एक 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए भी पीपीएफ। जो 10 लाख रुपए कमा रहा है उसको तो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने की छूट ही नहीं होनी चाहिए। वो क्यों इस स्कीम का फायदा उठाए? वो तो स्टॉक मार्केट में जाए और उतना रिस्क ले और पे करे। ये जो प्रक्रिया है, फिनांस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट कहती है, शायद हम लोगों ने अर्थात में एक बार चर्चा की थी, कि भारत में छोटी बचत स्कीमों में इनकम टैक्स के मैक्सिमम लाभ 50%, 60% जो टॉप टैक्स पेयर्स हैं वो उठाते हैं। एटीसी का फायदा किसको मिलता है? उन लोगों को मिलता है जिनके एक सर्टेन लेवल से ज्यादा की स्कीम है। तो बचत को प्रोत्साहन के नाम पर जो टैक्स की सेविंग का फायदा मिलता है वो बड़े लोगों को मिलता है, ऊंची आय वालों को मिलता है। तो नई स्कीमों की जरूरत है नहीं, नए विकल्पों की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत छोटे विकल्पों की जरूरत है। और इस मामले में केवल बैंकिंग का ही नहीं है सिद्धांत, मैं कहूंगा इंश्योरेंस में, कार इंश्योरेंस में, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस में, इन सब में बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, क्योंकि भारत में जो कंज्यूमर्स का प्रोफाइल है या जो इनकम के प्रोफाइल्स हैं वो बहुत ही वैरिड है। हमारे यहाँ एक मध्य वर्ग में कम से कम 6-7 मध्य वर्ग शामिल है, एक मिडिल क्लास में 6-7 छोटे मिडिल क्लास शामिल है, और उनकी सबकी इन्वेस्टमेंट की, इनकम की प्रोफाइल अलग अलग है, और इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। रवि मिश्रा पूछ रहे हैं कि मिडिल क्लास बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है, क्या ये सही डिसीजन नहीं होगा कि इनकम टैक्स लिमिट को 10 लाख तक उठा दिया जाए इस फिस्कल ईयर के लिए या 1-2 फिस्कल के लिए, और ताकि मिडिल क्लास खर्च अपना बढ़ा सके? मैं इस पर आपका क्या सोचना है अंशुमान जी? बहुत ही बजट से पहले होने वाली बनने वाली एक नियमित सुर्खी है कि इनकम टैक्स में क्या होगा, फिर बजट आने से पहले कहा जाता है ये होगा। इनकम टैक्स को मिडिल क्लास के कंजम्पशन को प्रमोट करने का जरिया नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनकम टैक्स के टैक्स पेयर्स की संख्या ही बहुत कम है। सरकार को ग्रेजुअली इनकम टैक्स के में छूट की सीमा बढ़ाना चाहिए, पर मेरा मानना यह है कि इनकम पर लगने वाले टैक्स के बजाय सरकार कंजम्पशन पर लगने वाला टैक्स कम करे, क्योंकि इनकम टैक्स से प्रभावित होने वाले, कमी से प्रभावित होने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, 3 से 4 करोड़ लोग हैं। उनमें भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली इनकम टैक्स बड़े पैमाने पर पे कर रहे होते हैं, पर कंजम्पशन पर लगने वाले टैक्स से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। अगर आप उसकी जिंदगी जीने की लागत कम करेंगे और उसे खर्च करने का मौका देंगे तो वो शायद ज्यादा खर्च करेगा, बजाय उसकी कि कमाई पर इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए कि और ज्यादा लोग उसके दायरे में आए और टैक्स की रेट्स कम हो, लेकिन उससे लोगों को खर्च करने का मौका मिलेगा, इसकी संभावना कम। इसके बजाय यदि आप पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर दें, दवाओं की कीमतें कम कर दें, उन पर टैक्सेस कम कर दें, खाने पर टैक्स कम कर दें, ट्रैवल पर टैक्स कम कर दें, एयर टिकट पर टैक्स कम कर दें, रेलवे, तो वहां से जो लोगों के हाथ में बचत होती वो कंजम्पशन को ड्राइव करती है। शिवांश गुप्ता का सवाल है कि
Is there increase in direct participation of small traders in stock market? ये थोड़ा सा ऐसा हो गया कि दिख ही नहीं रहा. हाँ, in stock market, small traders like new day traders from all stratas of society. Small traders are coming up in a big way, but we don't have any specific data of small traders, because majority of the small traders either work through the big trading platforms or they work as investors. Generally, they open their Demat account, trading account, and they'll start trading it, and they take the money up from their peer group, their family, and start trading. So we don't know that. The only data which is available in terms of that, which I've already shared in the last discussion, कि इंडिया में कितने Demat account बने हैं और कितना मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इसका नंबर हमारे पास है. पर इसके पैरेलल ये भी है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडर के तौर पर नहीं, इन्वेस्टर के तौर पर आए हैं, और वो संख्या ज्यादा बड़ी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग जो हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट देखी है म्यूचुअल फंड कंपनीज के तहत, जो जिसमें ह्यूज बढ़ोतरी हुई है पिछले सालों में छोटी सेविंग्स को लेकर, वो लोग वहां पर पहुंचे हैं. तो कुल मिलाकर फंड का फ्लो स्टॉक मार्केट में, पैसे का फ्लो स्टॉक मार्केट में बड़े पैमाने पर बढ़ा है, आया है, ये दिखाई देता है. और अंशुमान जी, वो हिस्सा जिसमें हम किताबें, फिल्में, सीरीज का डिस्कशन करते हैं, कैसा रहा पिछला हफ्ता आपका इन सब बातों के संदर्भ में देखें तो? मैं बहुत ज्यादा पिछले हफ्ते मैंने 1-2 सीरीज डाउनलोड करके रखी थी, पर मैं देख नहीं पाया. सीरीज क्या, 1-2 मूवीज डाउनलोड करके रखी थी, मैं देख नहीं पाया क्योंकि व्यस्तता और ट्रैवल के चलते. हाँ, किताबों पर का अध्ययन चल रहा था. ये किताब मैल्कम ग्लैडवेल की बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है. मतलब कभी कभी कुछ किताबें ऐसी होती है ना सिद्धांत जी, कि जिनको आपको ऐसा लगता है कि अगर आप जल्दी पढ़ लेंगे तो स्वाद खत्म हो जाएगा. तो आप जिस नॉर्मली पढ़ने की स्पीड ठीक ठाक है, काफी तेजी से किताब पढ़ जाता हूँ, 3-4 दिन में पूरी किताब पढ़ जाता हूँ. पर कुछ किताबों का ऐसा लगता है कि नहीं, आप इसको बचा के रख लिया जाए, बिकॉज जब आपको लगेगा तो इसके 4-10-12 पेज और पढ़ ले जाएंगे. तो शायद वही किताब है जिसका आपने जिक्र किया था पिछली बार आपने शायद. हाँ, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. तो वो बहुत ही दिलचस्प किताब है. मतलब मैं उसको पढ़ लूंगा तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं, लेकिन उसमें जो रियल टाइम जो रियल लाइफ किस्से, वो हमारे सबके लिए कितने उपयोगी हैं. तो वो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था. 1-2 सीरीज मैंने देखने की कोशिश की थी. एक नात्सी कैंप्स में एक फोटोग्राफर था, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है कि उसने कैसे नाज़ी कैंप्स में जो एट्रोसिटीज थी उनके फोटोशूट निकाले और उन्हें बाहर दिया. और वो एक किस्म का, वो अकाउंटेंट था पर उसने फोटोग्राफी की थी. उसको मैंने डाउनलोड किया. मैं शायद उसको देखने की कोशिश करूंगा. इसके अलावा कुछ और चीजें लिस्ट आउट करके रखी हैं. एक बहुत दिन से मैं देखने की कोशिश कर रहा था, वो भी मेरे पास अभी, सीक्रेट एजेंट्स ऑफ विंस्टन चर्चिल. बहुत ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय विंस्टन चर्चिल ने कैसे सीक्रेट एजेंट्स की भर्ती की थी और उन्होंने क्या किया था. वो दिलचस्प किस्सा है, उसको भी मैंने निकाल के रखा है, तो मैं उसे देखने की कोशिश करूंगा शायद इस हफ्ते, अगर कुछ समय मिला तो. और इन सब में मेरा भी यही हाल, बहुत ज्यादा व्यस्तता रही. और मतलब एक वो हमने रिपोर्ट की थी धर्मांतरण पे, तो उस रिपोर्ट को लिखने, एडिट करने, तमाम तरीकों से उसको एक रिपोर्ट की शक्ल देने में इतना समय लगता है, इतनी ऊर्जा लगती है. उसके बाद तमाम काम, इतनी व्यस्तता रही कि कुछ भी देखना तो नहीं हो पाया. देखने पर एक फिल्म तो देखी थी मैंने, मतलब वो चलताऊ सी थोड़ी फिल्म है, स्नाइपर घोस्ट स्टोरीज करके है. बहुत अच्छी फिल्म नहीं है, वो नेटफ्लिक्स पे आई है. वो नेटफ्लिक्स में रिकमेंडेशन पे दिखा दिया तो मैंने वो डाउनलोड करके देख लिया इन वन गो. दो ठीक ठाक फिल्म है. और वो किताब पूरी हो गई है, जुगलबंदी लगभग मतलब पढ़ना शुरू किया था, पूरी पढ़ नहीं पाया हूँ अभी तक, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ. तो इतना काम है कि उठ नहीं पाता है. इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री जो मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखूंगा मेरे ख्याल से अगले हफ्ते, उसके बारे में बता सकूंगा. सीरीज है शायद, वो कैट पीपल करके है. कैट पीपल. तो वो मैं देखना शुरू करूंगा मेरे ख्याल से इस वीकेंड पर. अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इस वीकेंड पर मैं उसको लेकर बैठूंगा. और लेकिन हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है अंशुमान जी. प्रतीक पराग उनका नाम है. बुक बता रहे हैं इंडियाज चाइना चैलेंज बाय अनंत कृष्णन. अनंत
वो किताब मैंने पढ़ी। अनंत हमारे कलीग भी रहे हैं इंडिया टुडे में हमारे साथ, उन्होंने काम जी किया है 3-4 साल और चाइना में करस्पॉन्डेंट थे इंडिया टुडे के जी काफी अपडेटेड किताब है वो चाइना पर काफी लेटेस्ट किताब है, खासतौर से शी जिनपिंग के आने के बाद की पढ़ने लायक किताब। उसमें काफी एस्पेक्ट्स चाइना के बारे में क्लियर होते हैं। और डॉक्यूमेंट्री ऑन 2008 रिसेशन इनसाइड जॉब, ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी है, तो मैंने देखी भी। हाँ, कई लोगों ने देखी, अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। और ये था इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख भेजिएगा, सुझाव दीजिएगा इस तरह के कि अर्थात में क्या छूटा, क्या पाया, क्या ले सकते हैं आगे, ये सब भी बताइएगा। क्या पढ़ रहे हैं, क्या फिल्म देख रहे हैं, वो भी बताइएगा। शिकायत हो तो वो भी कीजिएगा। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।